बस बोलो बंदिश बैंडिट्स आया हुआ, अभी देखते जाओ। और मिर्जापुर आएगा 2 अक्टूबर में, वो देख लेना। मम्मा, I have nothing to wear. ये सब क्या है फिर? इतने सारे कपड़े और बैठ के रो रही हो। वॉशिंग मशीन खरीद के लाए थे, हाथों से कपड़े धो रही हैं। भाई तुम्हारे पापा के धो रहे भाई। क्या है? क्योंकि हम मना किए हैं उस मशीन में अपना कपड़ा धुलवाने से। फिल्मों में काम करने के सपने तो हम सभी देखते हैं, सपनों को पूरा भी हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। कई बार हमारी सोच इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि हम एक्शन ही नहीं ले पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते नहीं, अच्छे से सोच समझकर एक्शन लेते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो जाते हैं। मेरे साथ हैं आज शीबा चड्ढा जी। आपको बताएंगी कि कैसे वो एक्ट्रेस बनी और उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की और किस तरह से अपने एक्टिंग करियर को कामयाब बनाया। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है शीबा चड्ढा जी। शीबा चड्ढा जी बहुत सारी फिल्मों में आपको दिख चुकी हैं, अलग अलग किरदारों में दिख चुकी हैं। बात यह है कि हर बार वो किरदार इनसे ज्यादा बड़ा नजर आता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों इतना नेचुरल लगता है, यही जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। ओके, हेलो शीबा जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। ओके शीबा जी, अभी लॉकडाउन से पहले जब लगातार काम चला जा रहा था और बहुत सारी शूटिंग्स हो रही थी और एकदम से जब ब्रेक लगा तो क्या फील हुआ? मतलब कुछ अच्छा फील हुआ, कुछ बुरा फील हुआ, ये लगा कि यार थोड़ा ठहराव जरूरी था? आई थिंक कोई भी एनफोर्स्ड ठहराव तो मजेदार नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन शुरू में सब थोड़े ऐसा ना गंग हो थे कि चलो कुछ करेंगे, है ना, सब लोग करेंगे टाइप। लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट हैज बीन और कितना मुश्किल रहा है, आई एम श्योर सब लोग के लिए, वो अलग ही एक चीज है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज एनफोर्स्ड तो चॉइस तो अच्छी नहीं होती। चलिए, ये समय भी निकल जाएगा और बहुत जल्दी दोबारा जिस तरह से शूटिंग का कारवां होता था, मेला लगता था और सब लोग काम करते थे, मजा आता था, तो वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब चलते हैं वहां से जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई। जब आपने स्टार्ट किया था तब मौके इतने ज्यादा नहीं होते थे शीबा जी। मैं आप पूछना चाहूंगा, जब पहली बार आप आए और पहला जो चांस मिला वो किस चीज का था? वो संजय बंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच आई गॉट इन बॉम्बे एंड व्हिच आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर। क्योंकि हमारे एक दोस्त थे, वो उनके साथ लिख रहे थे संजय के साथ, तो उन्होंने कहा था कि आके मिल लो, तो मिल लिए और हो गया। तो संजय के साथ में वाज द फर्स्ट फिल्म। ओके, फर्स्ट फिल्म मिले और उनके साथ मिले जिनके साथ लोग काम करना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं कि भाई किसी तरह से काम करने को मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर ऐसे जो इतने डिटेलिंग में वर्क करते हैं। हाँ, वो काफी डिटेल में। राइट राइट। और वो उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी शुरुआत ही थी, वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहे थे। हाँ, आज इतना बड़ा नाम है, उतना बड़ा नाम नहीं था उस समय पे। जी जी जी। लेकिन जब आप उनको काम करते देख रहे थे तो लग रहा था कि सिनेमा को एक नया, एक स्पेशल काइंड ऑफ डायरेक्टर मिलने वाला है। तो मेरे को आई थिंक इंडियन, हमको सिनेमा की अकल तो इतनी थी ही नहीं ना उस टाइम। इट्स लाइक अंदर से तो देखा ही नहीं आपको, आपने इंडस्ट्री को। हम थिएटर के लोग हैं, तो मैंने तो कोई ना शूट देखी थी ना कुछ, यू नो, आई हैड नेवर बीन ऑन अ फिल्म सेट। दिल्ली में थे, मैंने वाकई कभी शूटिंग भी नहीं देखी थी उससे पहले। तो बट हम लोग काफी पैशनेट और हार्डवर्किंग और जीनियस टाइप के थिएटर डायरेक्टरों से मिलते रहे हैं और काम करते रहे हैं उनके साथ में। तो फॉर मी ही वाज अ वेरी पैशनेट आर्टिस्ट, यू नो, ही इज अ वेरी पैशनेट डायरेक्टर। तो वो चीज मुझे दिखती है, बिकॉज यू नो आई थिंक वन कैन रिकॉग्नाइज दैट थिंग। वो चीज हमेशा अच्छी लगती है कि वो कितने फोकस्ड और कितने रस भाव से ना अपना काम को लेते हैं और अंदर घुस के, which I really like to see in an artist. It's very lovely to watch. तो वो चीज हमेशा से थी उनमें और वो यू नो दिखता ही है उनके काम में। आप थिएटर से कहते हैं कि जो थिएटर मीडियम होता है वो एक्टर का मीडियम होता है, जो विजुअल मीडियम है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है। तो ऐसे में जो ये एक तरह से चेंज लेना था,
आपको कैरेक्टर को प्ले करते टाइम, क्योंकि अब सारा परसेप्शन डायरेक्टर का है, उसके बाद टेक्निकल भी समझना है चीजों को, तो ऐसे में जो ये चेंज आया वो इजीली हो गया या उसमें थोड़ा सा दिक्कत आई शुरुआत में क्योंकि मीडियम चेंज हुआ? हाँ, मैं पर सिंसियरली कह सकती हूँ कि नहीं आई, तो वो भी आई कॉल इट जस्ट ग्रेस, क्योंकि एक मुझे चीज याद है कि संजय की फिल्म में तो मुझे ऐसा कभी याद नहीं मुझे कोई अटकन आई हो, लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो एकदम उसके बाद में या कुछ, या संजय की फिल्म शुरू होने के पहले, क्योंकि मुझे ये याद नहीं उसका क्रोनोलॉजी, एक रमेश सिप्पी जी एक सीरियल बना रहे थे उस टाइम, बहुत बड़ा सा, उसका नाम था गाथा, लाइक एट अ वेरी बिग लेवल ही वाज माउंटेन अ सीरियल। तो मुझे एक दिन बस उसकी शूट का याद है जिसमें इसे कैमरा के सामने एक नर्वसनेस होती है ना, जिससे आप अपने डायलॉग भूल जाते हैं। तो वो रात की शूटिंग थी और मुझे याद है वो थे, वही डायरेक्ट कर रहे थे, और आई थिंक सादिया थी उसमें एंड प्रशांत नारायणन, एंड आई केप्ट फॉरगेटिंग माय लाइंस, एंड एज अ थिएटर पर्सन वो नहीं होता है ना, तो बहुत एक मुझे बस एक वो वाकया याद है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम कि उसकी रिक्वायरमेंट, बिकॉज वो बिल्कुल अलग है, मेरे को आई थिंक एक इंट्यूटिवनेस से मैं कह सकती हूँ कि ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई रियली, बिकॉज या अक्सर आई नो इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज कैमरा देख के बहुत अच्छे एक्टरों की भी because there's something, with 50 people watching and आपको उस वक्त वो कैमरा के सामने आपको एकदम सच्चाई से वो चीज डिलीवर करनी है, तो वो उस वक्त वहां वैसा करना एक्चुअली आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसा रियली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कोई इतना खास ऐसा नहीं लगा कि ये अब थिएटर से अब ये बिल्कुल अलग मीडियम है, जो कि ये है बिल्कुल, आई थिंक यू कांट कंपेयर द टू मीडियम्स एट ऑल, एंड आप थैंकफुली आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर लोग को मतलब यही चीज में लोग आई थिंक काफी नहीं सोचते इस बारे में कि ये एक्चुअली वाकई दोनों एकदम अलग मीडियम हैं, उनका रिक्वायरमेंट अलग है, तो बट आई कैन से कि नहीं, बाय जस्ट द ग्रेस आई हैड अ प्रीटी स्मूथ जी। ओके, जब आप अपना रोल सुनते हो और उसके बाद सेट पे जाके जब कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश करते हो, खासतौर से अब थोड़ा समय कम मिल पाता है, उतना जितना थिएटर में मिलता है उतना नहीं मिलता है आपको कैरेक्टर को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ऐसे में जल्दी से उस कैरेक्टर में कैसे इन्वॉल्व हो पाते हो? क्या ट्रिक्स हैं आपकी, क्या प्रैक्टिसेस हैं उस? तो अगर किसी को वक्त, तो आप जब से आप स्क्रिप्ट आपको मिल जाए और आप सेट पे पहुंचो, वक्त तो आपके पास में है, अगर किसी को उसको अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाना हो तो वो एक्टर बना सकता है, और जो कि बहुत से लोग बनाते भी हैं, लाइक जैसे कि थिएटर में रिहर्सल होती है जिसमें आप दिन पर दिन आप एक्टिवली उस पर काम करते हैं, लेकिन अगर कोई एक्टर चाहे तो फ्रॉम द टाइम यू गेट द स्क्रिप्ट, एंड नॉर्मली अच्छा टाइम होता है बिफोर यू स्टार्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको पहले मिल जाती है, आप कोई एक्टर करना चाहे तो वो ठीक ठाक लेवल का होमवर्क कर सकता है, लेकिन मेरा प्रोसेस कुछ वैसा, जो भी मेरा प्रोसेस है, मैं नहीं अभी आई थिंक मैंने नहीं वो जाना है खुद के लिए, क्लियरली नहीं जाना, बट ये नहीं है मैं होमवर्क नहीं करती, तो मैं ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत कुछ उसका बना के या कुछ उसके ऊपर काम करके उस पर मैं होमवर्क नहीं करती, स्क्रिप्ट पढ़ लिया और फिर वो कैरेक्टर कहीं पे कुछ आपसे बात कर लेता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा कुछ, एंड आई थिंक कहीं वो मेरे दिमाग के पीछे रहता है ना, और फिर वो कहीं पक्का ही होगा अपने तरीके से, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं करती, कोई होमवर्क कुछ उसके बारे में पता करना, वो ऐसे करेगा, उसकी बैक स्टोरी में कुछ नहीं, कभी कभार बैक स्टोरी हाँ, क्योंकि कई बार कई चीजें बहुत फैंटास्टिकल साउंड करती है, तो उनको थोड़े अपने लिए सेंसिबल या ऑनेस्ट बनाने के लिए आप कुछ अपना एक लॉजिक बिठा लेते हो एज एन एक्टर, उतना ही हल्का फुल्का, बट या नहीं आप जैसे कह रहे हैं कि बस कैरेक्टर मिलता है, आप थोड़ा सा उसको देखते हैं और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आपसे बात करता है, इसके पीछे कई ये खास वजह तो नहीं कि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी थी? तैयारी एज एन यू मीन थिएटर की वजह से आप बोल रहे हैं? कहीं पे शायद स्क्रिप्ट को समझने की, या एक जो उस स्क्रिप्ट का और उस कैरेक्टर का इमोशनल और इंटरनल वर्ल्ड जो होगा, शायद उसकी एक समझ शायद आती होगी, आई एम श्योर,
by the fact that आप you've engaged with performance art ना theater, तो वो शायद एक होती है समझ एक्टर्स को, पर उसका नुआंस और उसका जो डिटेल है या जो बात जो एक्चुअली इतनी कही नहीं जा रही शब्दों में स्क्रिप्ट में, लेकिन वो आप तक पहुंच रही है, वो एक चीज, वो आई थिंक हर एक्टर की अपनी तैयारी होती है, कौन कितना कैसे कितना निकालता है वो, है ना, या तो या वो ही एक, आई थिंक वो एक आपकी जर्नी का ही हिस्सा होता है। कई बार आप वहीं तक पहुंचे हो, आप उतना ही निकाल लोगे, कई बार आप थोड़ा और इवॉल्व हो चुके हैं, आप कुछ ज्यादा और निचोड़ लोगे, तो या बट इट्स ट्रू समवेयर टू, बिकॉज इट्स अ थिएटर बैकग्राउंड, तो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्ल्ड जो आपका नहीं है, उससे जुड़ने का एक वर्ल्ड का तरीका या एक सेंस हाँ आती है, आई एम श्योर। आपने जो बात की अंडरस्टैंडिंग की, उसी से जोड़कर मैं पूछता हूँ, नॉर्मली खासतौर से मैं बात करूँ, जब नए एक्टर्स आते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है परफॉर्मेंस में, बट मुझे भी ऐसा लगता है, और आपसे इसलिए क्योंकि बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है? एक इंस्टिंक्टिव समझ मेरे समझ में बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एक बहुत पॉसिबिलिटी है डेंजर की कि आप एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ही खेल जाएंगे उसको, या उससे एंगेज एक सुपरफिशियल लेवल पे ही करेंगे। एक तो है ही जो सामने दिखता है, जो सब बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप उसको आपने परफॉर्म कर दिया, लेकिन जो नहीं लिखा है उसमें, वो जो एक महीन पने की जो एक इंस्टिंक्टिव एक कनेक्शन होता है उससे जुड़ने का, अगर वो एक्टर में हो तो, और वो ट्रांसलेट हो पाए परफॉर्मेंस में, तो बहुत सुंदर लगता है वो देखना यार, वो तो है ही बिल्कुल। यू नो व्हेन यू सी एक्टर्स लाइक, मतलब बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं हमारे आसपास जो शब्द तो वो कह ही रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो वो हैं ही, वो परफॉर्मेंस तो चल ही रही है, लेकिन जो वो ना कहते हुए भी जो कह रहे हैं, वो एक इतनी सुंदर वो नुआंस होता है, मतलब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने, जैसे कि मैं अभी इरफान की मैंने किताब पढ़नी शुरू की है, इरफान के ऊपर जो असीम चावला ने लिखी है ना, तो उसमें मीरा एक बहुत सुंदर वाकया बताती है, मीरा नायर, कि जब ये नेमसे की शूटिंग कर रहे थे तो एक सीन था उसमें जिसमें कि उनके इरफान के बेटे अपनी गर्लफ्रेंड को, जो फियांसे जिससे शादी करेंगे, वो घर लेके आते हैं पहली बार, तो एक इंडियन कपल है जो सेटल्ड इन अमेरिका है, और ये एक अमेरिकन लड़की को लेके आए हैं उनके बेटे टू मैरी। तो शी सेड वो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन जिस तरह से इरफान ने उस लड़की को देखा, एक जैसे एक आदमी ही की एक अप्रिसिएशन की एक नजर से, यू नो ही इज आल्सो अ फादर बट ही इज आल्सो अ मैन, सो लाइक अ लुक ओवर ही गिव्स हर, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था कहीं, बट दैट थिंग एडेड सच अ लेवल ऑफ समथिंग एल्स। तो अब ये एक एक्टर की अंडरस्टैंडिंग है ना, उसने जिसने दुनिया देखी है, एक समझ है उसको, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये लेयर ऐड करने से कितनी सुंदर चीज, एक वो कितना बड़ा हो जाता है वो मोमेंट अपने आप में, और कितना कुछ और आपको दिखाता है एज अपोज टू जो कि दिखाएगा ही वैसे जो बेसिक है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, आई थिंक एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग से आती हैं, शायद आप जानते भी नहीं हो, आपने वर्कआउट नहीं की हो, कई बार वो एकदम इतनी ब्यूटीफुली मोमेंट में हो जाती हैं, अगर आपने एक टेक्स्ट के साथ इंस्टिंक्टिव लेवल पे आप जुड़े हो, तो आई थिंक वो ऑर्गेनिकली जो हो जाती है, वो बहुत सुंदर ऐसी चीजें होती हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप जैसे बता रही हैं उससे लग रहा है, साफ झलक रहा है कि हाँ, आज भी आप बहुत कुछ सीख रही हैं, समझ रही हैं इस क्राफ्ट को, इन चीजों को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज अब ये पूछना चाहूंगा, कौन से ऐसे शोज, कौन सी ऐसी फिल्म्स आपके लिए रही जो बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं आप अपने करियर के लिए? जो मैंने देखी है, आप जो आपने की है, जो आपने की है बहुत इम्पोर्टेंट तो ऐसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में करने में बहुत मजा आया, दम लगा के हईशा करने में बहुत मजा आया, बधाई हो भी करने में बहुत मजा आया, बिकॉज एक एकदम ही अलग यू नो रोल था वो। मैंने एक नॉर्वेजियन फिल्म की थी व्हाट विल पीपल से, तो उसको भी करने में खूब मजा आया था। अभी मैंने एक फिल्म की है शूट पगलैट, में बहुत मजा आया यार वो फिल्म शूट करने में। ये जैसे आपने भी जिक्र किया दम लगा के हईशा और इस तरह की फिल्म जो कुछ 3-5 सालों में आना शुरू हुई, और उसके साथ साथ एक नई बात हुई, कास्टिंग को लेकर फिल्म इंडस्ट्री कुछ अलग तरह से सीरियस हुई है पिछले कुछ सालों में, अगर देखा जाए। नहीं तो पहले बने बनाए रोल हुआ करते थे कि माँ यही बनेंगी, भाभी यही बनेंगी, पुलिस वाले ये होंगे, वकील ये होंगे। ये जो कास्ट का एक तरीका बदला है और ऑडियंस का एक एक्सेप्टेंस भी आया है हर तरह के फेसेस को लेकर, इसको आप कैसे देखते हो नए रोल के?
इसमें एक्सेप्टेंस तो इन द सेंस कि आई थिंक क्योंकि एनीवेज हमारा सिनेमा बदल रहा है, काफी बदल गया है। जब हम देखते थे इन आर कॉलेज डेज एंड ऑल, एकदम ही वही होता था ना, एकदम पोलराइज सब कुछ, हीरो हीरोइन, विलेन, मदर फादर, एक कॉमेडियन, है ना, टिपिकली एक बिल्कुल टेम्पलेट था। हाँ बिल्कुल ऐसा था, टेम्पलेट, करेक्ट। तो थैंकफुली एक तो वो स्टोरीज जिस तरह की आई उसका भी एक टेम्पलेट होता था, है ना, एक वो मालूम है हमको क्या टेम्पलेट, जिसमें सोना आता ही रहता था वर्षों पे, है ना, तो वो टेम्पलेट भी टूटा है, शुक्र है भगवान का। तो उस टेम्पलेट के टूटते उसके साथ में ऑब्वियसली सब एरियाज में वो इम्पैक्ट होगा। तो क्योंकि थैंकफुली अब फिल्में भी असल और रियल पिच पे बनने लगी हैं, तो किरदार और एक्टर्स भी वैसे मतलब किरदार लिखे जाने लगे हैं, जो कि जिनको आप देख के कह सकते हो हाँ भाई मैं इनको जानती हूँ, अदरवाइज कौन से वाले विलन थे वो जो प्राण साहब वाले, कौन जानता था यार उनको। तो सो बिकॉज ऑफ दैट, तो फिर उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट भी वही है कि क्योंकि आप लिख ऐसा रहे हैं तो फिर आप शक्लें भी वैसी ही लाएंगे ना। तो it's great that the pitch has become relatable, become honest, become more truthful, more real, more understandable. तो उसके चलते हर चीज पे इम्पैक्ट है उस चीज का, तो इट इज ग्रेट। ओके, बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं चीजों को, इस चैनल को ज्यादातर देखने वाले जो हैं वो एस्पायरिंग कलाकार हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। और जब कभी ऐसी घटनाएं आती हैं, खासतौर से सोशल मीडिया से जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो बहुत से लोग डर जाते हैं, उनको लगता है नहीं वाकई आउटसाइडर को कुछ नहीं मिलता इंडस्ट्री में, जबकि हम आप जब यहाँ काम करते हैं तो चीजें उससे उलट नजर आती हैं। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के नाते आप क्या बोलेंगी जो नए आना चाहते हैं बॉलीवुड में, किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह से अप्रोच करें? ओके, क्योंकि सब का रिक्वायरमेंट, सबका एक चीज को एक्सपीरियंस करने का तरीका और मादा अलग होता है। आप फिल्म नहीं है ना, फिल्म है, आप फिल्म का आपसे बड़ी चीज है, या जो आप अगर प्ले की एक्टर हैं तो प्ले आपसे बड़ी चीज है। पहले कला क्या है, व्हाट इज अ थिंग, वो आपसे बड़ा है, उसको पहले वो रिस्पेक्ट दें, आप उससे बड़े नहीं है। आप ओके होने चाहिए। और क्या बोले, और क्राफ्ट तो है ही, जो सबका अपना प्रोसेस है, वो मैं क्या नहीं कह सकती, लेकिन मतलब ऑब्जर्वेंट ही रहना, आई थिंक कि खुलेपन से जिंदगी को देखना थोड़ा। और आई थिंक एज एक्टर्स हम होते हैं ना, वो एक हम ऑब्जर्व बहुत करते हैं, अपने जानने में ना जानने में भी हम कर रहे होते हैं, तो खुलापन उसके लिए एक। और या ज्यादा बहुत सीरियसली नहीं लेना, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी, बट इट माइट नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स। थैंक यू शिवा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लोगों को। आप लोगों ने आज क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सी बात से आपको सीखने का मौका मिला या इंडस्ट्री को और करीब से समझने का मौका मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू शिवा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थी शिवा चड्ढा जी। इन्होंने पूरे वीडियो में एक बात बहुत अच्छे से बताई, अगर आपके लिए मैं कंक्लूड कर दूं तो ये कि तैयारी होना बहुत जरूरी है। जब तैयारी होती है तो कई बार ये भी नहीं समझ में आता कि हम कितनी सहजता से नए नए किरदारों में ढल जाते हैं। उसके बाद चाहे आप काम करते जाएं, कामयाब भी हो जाएं, उसके बाद भी ऑब्जर्व करते रहिए, आसपास की चीजों से सीखते रहिए, जैसे कि उन्होंने वाकया बताया इरफान खान जी का। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, आपने क्या सीखा, मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।